Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 16 December of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जिससे पहला क्वेश्चन आता है, एनआईए कब फॉर्म किया गया था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब फॉर्म की गई थी, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ईडी कब फॉर्म किया गया था? ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब फॉर्म किया गया था, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले, पहली न्यूज़ देखने से पहले हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल को भी दिखा देते हैं, जहाँ से हम लोग एनालिसिस करते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, उसको भी क्लिक करके आप इसमें डायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम में और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलता रहता है। कोई नया वीडियो पड़ा या कोई आने वाला क्या कहते हैं पेपर होगा या क्वेश्चन पेपर हुआ हो एग्ज़ाम पेपर, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ आंसर की उसकी यहाँ पे मिल जाती है। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ आती है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चोक्स यूनिट्स इन बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर। जो बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल क्लस्टर है वो उसके कई यूनिट्स रुक चुके हैं, क्या कहते हैं वहाँ पे काम रुक चुका है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता था वो पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसके कारण जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनका जो मैन्युफैक्चर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इस फार्मर प्रोटेस्ट के कारण जो इंडस्ट्रियल यूनिट है बहादुरगढ़ का उसे बहुत ज़्यादा सहना पड़ा है। इस न्यूज़ में वही बात की गई है कि कहा गया जो हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो हरियाणा के बहादुरगढ़ में, वो जो हब है इंडिया का, इंडियाज़ नॉन लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चर का, वहाँ पे इस प्रोटेस्ट के कारण, फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण फिनिश गुड्स नहीं बन पा रहे, कि एक जो मटेरियल है वो नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सहना पड़ा है। क्या कहते हैं वहाँ पे हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी की, लेस देन हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी वो लोग वर्क कर रहे हैं, और कुछ जगहों पे तो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद करना पड़ा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होके आ ही नहीं पा रहा है। तो ये काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं इस क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के कारण। तो यही बात की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होना चाहिए, गवर्नमेंट को सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो इसमें ये भी दिखा है, मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि फार्मर्स बीइंग मिसलेड, कि जो फार्मर्स हैं उनको मिसलीड किया जा रहा है, कि कहते हैं कि उनको अलग भड़काया जा रहा है, ऐसा उनका कहना था, कि मिसगाइडेड उनको अलग ट्रैक में भेजा जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। इसी तरह एक लोगों ने कहा कि प्रोटेस्ट गो ऑन एमिड इम्पेस, कि प्रोटेस्टिंग फार्मर लीडर्स ने कहा कि वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर में जो क्रॉस करता है चिल्ला में, इफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज आर नॉट रिपील ऑन द 20th डे ऑफ प्रोटेस्ट बोथ सेंटर एंड प्रोटेस्टर्स रीइटरेटेड देयर स्टैंड, कि दोनों क्या कहते हैं दोनों तरफ से क्या कहते हैं प्रोटेस्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेंटर भी उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना ध्यान देना चाहिए, और वो पूरी तरह से सतर्क है कि अगर कोई दंगा होता है तो क्या कहते हैं प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज या जो एक्शन लेना है वो लोग उस तरह से एक्शन लेंगे। उसी तरफ एक और है कि इस गवर्नमेंट सीरीज, जो गवर्नमेंट सीरियस ऑन अ सॉल्यूशन की, क्या कहते हैं क्वेश्चन राइज होता है। भारतीय किसान यूनियन जो एकता उग्रहण है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटफिट जो पंजाब की है, उसने क्वेश्चन राइज किया है कि अगर गवर्नमेंट सीरियस है भी कि नहीं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, कि सिर्फ वो दिखावा कर रही है, ऐसा उनका कहना था। तो क्या कहते हैं इसमें 3 स्टेटमेंट आई है। क्या कहते हैं तीनों, क्या कहते हैं हमारे पीएम ने कहा है कि गवर्नमेंट, क्या कहते हैं कि फार्मर्स को मिसगाइड किया जा रहा है। उसी तरफ एक किसान यूनियन है उसने कहा कि गवर्नमेंट सीरियस है ही नहीं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और वो चाहती ही नहीं कि फिर ये प्रोटेस्ट रुके, ऐसा उनका कहना था। तो इस न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, कास्ट कम्युनिटी डोंट मैटर, फॉलिंग इन लव नॉट अ क्राइम, कि क्या कहते हैं जो अभी एक क्या कहते हैं एक यूपी वुमेन ने डिफेंड किया उसके अपने हस्बैंड को, जो इस लॉ के अंदर आया, जो यूपी की गवर्नमेंट ने नया लॉ लाया है, क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस अगेंस्ट अनलॉफुल कन्वर्जन, उस पर उन्होंने उसने और औरत ने कहा कि कास्ट कम्युनिटी मैटर नहीं करती, प्यार करता है, और वो प्यार करना कोई क्राइम नहीं होता, ऐसा उसका कहना था। उसने कहा जब प्यार करते हैं तो जात बिरादरी तो नहीं देखते हैं, प्यार करना तो गुनाह थोड़ी है, कि कोई भी प्यार, फॉलिंग इन लव, कास्ट एंड कम्युनिटी डोंट मैटर। तो क्या कहते हैं ऐसा उनका कहना था।
उन्होंने उनके हस्बैंड को क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस अगेंस्ट अनलॉफुल कन्वर्जन, जो भी नया ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके अंदर अरेस्ट किया गया है। तो क्या कहते हैं हम लोग देख लेते हैं इस ऑर्डिनेंस को, क्या है ऑर्डिनेंस। यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020। ये क्या कहते हैं रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं मैरिज के लिए, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आते हैं। और ये द ओनर्स विल बी ऑन द डिफेंडेंट टू प्रूव दैट कन्वर्जन वाज नॉट फॉर मैरिज, कि अगर वो प्रूव हो पाया कि वो कन्वर्जन जो था वो मैरिज के लिए नहीं था, तो वो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगे। द नोटिस पीरियड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देना पड़ता है अगर रिलीजियस कन्वर्जन के लिए 2 महीने पहले। अगर आपको रिलीजियस कन्वर्जन कराना है तो 2 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा डीएम को। अगर इन केस ऑफ कन्वर्जन डन बाय वुमेन फॉर द सोल पर्पस ऑफ मैरिज, द मैरिज वुड बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड, कि अगर कोई वुमेन कन्वर्जन कराती रिलीजियस कन्वर्जन सिर्फ मैरिज करने के लिए, तो उसे पूरी तरह से नल और वॉइड मान दिया जाएगा। अगर वॉल्यूशन किया जाता है किसी के द्वारा तो उसे 15,000 रुपये का फाइन और 5 साल तक की 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, जेल टर्म हो सकता है। अगर वो माइनर वुमेन है और जो वुमेन या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की वो कन्वर्ट होती है तो क्या कहते हैं जेल टर्म होता है मिनिमम ऑफ 3 to 10 years और मिनिमम फाइन 25,000 का। ऑर्डिनेंस अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, अगर मास कन्वर्जन हो रहा है, मास रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, तो 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपये मिनिमम फाइन लगेगा। तो ये था ऑर्डिनेंस जो क्या कहते हैं अनलॉफुल कन्वर्जन जो होता है उसको रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट लाई है, उसके बारे में हमने बात की। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मिनी चंडीगढ़ है सिंगू बॉर्डर। ये जो सिंगू बॉर्डर है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मिनी चंडीगढ़ हो गया हो, क्योंकि जो फेयर डिस्टेंस में कुछ दूरी पे ही क्या कहते हैं जो सिंगू बॉर्डर की कुछ दूरी पे जहाँ पे प्रोटेस्ट साइट है उससे थोड़ी दूर पे, जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहते हैं काफ़ी लोग क्या कहते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनमें पंजाब के मैक्सिमम लोग जो PB23 PB31 लिखा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चंडीगढ़ मिनी चंडीगढ़ वहाँ पे बन गया हो। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई है। इसके बगल में ये न्यूज़ आती है चिल फ्लेल टू डैम्पन प्रोटेस्ट स्पिरिट, जो क्या कहते हैं इतनी ठंडी पड़े लेकिन जो प्रोटेस्ट है उसकी स्पिरिट को वो लोग हाम्पर नहीं कर पा रही वो ठंडी हमारी, क्योंकि जो फार्मर्स है वो सिंगू बॉर्डर में पूरी तरह से तैयार है और प्रोटेस्ट करते रह रहे हैं जब तक उनकी बात सुनी नहीं जाती या मानी नहीं जाती। तो इस न्यूज़ में यही बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है दिल्ली एयर इन पुअर कैटेगरी लाइकली टू डिटेरियोरेट टुडे, कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो और ज़्यादा पुअर कैटेगरी में चली गई है और माना जा रहा है कि और ज़्यादा हार्मफुल और क्या कहते हैं और ज़्यादा क्या कहते हैं वेरी पुअर से और हार्मफुल इफेक्ट उसके हो सकते हैं और कम हो सकती है उसके एयर क्वालिटी और ज़्यादा क्या कहते हैं लाइकली टू डिटेरियोरेट और ज़्यादा बेकार हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग AQI को। AQI को देख लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये एक इंडेक्स है रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी। ये मेजरली फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स जो किसी को हो सकता है फिर यहाँ से यार कुछ दिन कहते हैं एयर जो क्या कहते हैं हार्मफुल पॉल्यूटेड एयर उसको ब्रीथ करने से। AQI कैलकुलेट किया जाता है 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स में, ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं वो मेजर 2 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं ह्यूमन हेल्थ में इंडिया में। तो ह्यूमन हेल्थ से सबसे ज़्यादा यही दोनों इफेक्ट करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है वैक्सीन ड्राइव। इसमें कहा गया है इसमें कहा गया वैक्सीन ड्राइव के बारे में कि हमें एश्योरेंस होना चाहिए सेफ्टी एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म फॉलोअप आर एसेंशियल, कि जो वैक्सीन हमें प्रोवाइड होगी उसमें सेफ्टी हो, हमें कोई उसका हार्मफुल इफेक्ट ना सहना पड़े और उसकी एफिशिएंट कितनी हो, वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी कितने समय तक या कितना जल्दी हमारे कहते हैं जो अगर कोई वायरस हमें इफेक्ट करता है तो वो किस तरह से क्योर कर देगी, उसको कितना एफिशिएंट होगी उसके बारे में पता हो और कब तक वो वैलिड होगी कब तक वो फॉलोअप करेगी ये भी हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो उसमें यही बात की गई कि जो इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी है वो पूरी तरह से अभी अनवील नहीं की गई। अभी भी क्या कहते हैं जो इमरजेंसी यूज़ के लिए थी कुछ वैक्सीन लानी थी उनको भी रोका गया है, होल्ड अप में है वो सब। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी भी जो हर्ड इम्यूनिटी की बात की गई थी कि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन करके एक हर्ड इम्यूनिटी बनाई जाए पहले, जिससे हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव को उसको हम सक्सेसफुल कर पाएँ। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई है कि कैसे एफिशिएंट बनाना है। इसमें ये भी कहा गया है कि एज गवर्नमेंट बीफ ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, ये पूरी तरह से क्लियर है कि फॉग ऑन वैक्सीन जो वैक्सीन सेफ्टी या एफिशिएंसी अमंग द पीपल है, जो एक तरह से कोहरा जमा हुआ है वैक्सीन क्या की क्या है उसके बारे में उसको अनवील नहीं किया गया।
तो ये ज़्यादा जरूरी है कि एक डिटेल प्लान हो वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन एंड ब्रेक डाउन ऑफ टास्क डाउन टू द लोएस्ट गवर्नेंस रंग है उसके बारे में, जैसे यूएसए ने चालू कर दिया इमरजेंसी यूज़ के लिए। इसमें एट लास्ट ये भी कहा गया एक ये भी जरूरी है कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप जो होता है वो रिसीव द वैक्सीन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, कि इसलिए ज़रूरी है कि एक एश्योरेंस हो दैट एवरीवन इन द ग्लोबल लाइन इज़ विनिंग, कि जैसे एक एश्योरेंस भी होना चाहिए कि वैक्सीन काम ही करे, जिस क्योंकि अगर वो काम करेगी, क्योंकि ग्लोबल लाइन में बहुत लोग अभी भी वेट कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो अगर इफ़ेक्टिव हो तो जो बाकी लोग हैं उन लोगों तक भी वैक्सीन कुछ डोसेस प्रोवाइड हो, जिससे वो लोग भी एक हर्ड इम्यूनिटी बना लें, जिससे वो जो स्प्रेड है स्प्रेड चेन को रोक पाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है पंजाब हरियाणा नीड टू लुक बियॉन्ड एमएसपी क्रॉप्स। कहते हैं इसमें कहा गया है कि जो पंजाब हरियाणा स्टेट्स हैं वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको एमएसपी क्रॉप से भी अलग सोचना होगा। उन्होंने कहा कि इन टैकलिंग एग्री क्राइसिस की एग्रीकल्चर क्राइसिस जो है उनको दी स्कोर ए ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट्स, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट्स हैं मस्ट शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड प्रमोट नॉन फार्म एक्टिविटीज़। कि इसमें कहा गया जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट पंजाब हरियाणा मैक्सिमम जो उन्हें क्या कहते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करना होगा, और क्या कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देना होगा। इसमें यही बात की गई कि जैसे हमने देखा इसमें कहा गया है कि जो पंजाब हरियाणा हो गया वेस्टर्न यूपी वहाँ पे अर्ली अडॉप्टर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के, उसके कारण उनकी कई बेनिफिट्स है वेरियस पॉलिसीज़ में इन द कंट्रीज़ में। कहते हैं हमने देखा है कि वहाँ पे जो मार्केटेड प्लस सरप्लस है वो पैडी और वीट का है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण कम्प्लीटली इंसुलेटेड फार्मर्स, कोई भी रिस्क नहीं होता अगेंस्ट एनी प्राइस या मार्केट रिस्क में, उनको प्रॉपर जो रेट है वही प्रोवाइड मिलता है, इसलिए वो लोग मैक्सिमम यही सी उगाते हैं। इसमें ये भी कहा गया जो वीट राबी और पैडी इन खरीफ है टर्न आउट टू बी बेस्ट टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इनकम, कि ये दोनों जो वीट हो गया गेहूँ हो गया या पैडी हो गया दोनों क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी के इनकम और प्राइस और ईल्ड रिस्क में पूरी तरह से ईल्ड रिस्क होता नहीं बिल्कुल भी, और ईज ऑफ कल्टीवेशन होता है, इसलिए मैक्सिमम वो लोग यही उगाते हैं। अमंग ऑल द फील्ड क्रॉप जो बाकी जैसे दाल हो गई सी हो गई उन सबको उगाने से अच्छा है उन लोग को लगता है कि हम लोग यही उगाएं वीट और पैडी। इसमें भी कहा गया है कि पंजाब हरियाणा वर्सेस स्टेट्स की हाई प्रोडक्टिव एश्योर्ड एमएसपी, की जो हाई जो प्रोडक्टिविटी होती है तो एमएसपी को एश्योर करती है, जिसके कारण जो एक ओपन मार्केट प्राइस है फ्री पावर है फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडरलाई वो एक हायर इनकम पर यूनिट एरिया बनाती है, जिसके कारण वहाँ के स्टेट्स के फार्मर जो है वो लोग यही उगाते हैं मैक्सिमम। इसमें ये भी कहा गया जो इन्वायरमेंटल इश्यूज और जॉब्स की दिक्कत होती है, कि एक बिगेस्ट कैजुअलिटी ये है कि जो पैडी कल्टीवेशन होता है उसके कारण जो हमारी ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन है वो डिप्लीट कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वो वाटर लेवल जो है डिक्लाइन किया है 84% वेल्स में जो पंजाब की और 75% हरियाणा में। तो सोचने की बात है कि पैडी कल्टिवेशन से ग्राउंड वाटर डिक्रीज किया है, और इससे माना जाता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर उसमें होता है, तो हमें ज़रूरी है कि उसको हम रिवर्स करें। इसमें एट लास्ट एक आ गया एग्रीकल्चर स्पेसिफिटी, कि पंजाब और हरियाणा नीड टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद एग्रीकल्चर जो टेलर्ड है स्टेट स्पेसिफिटीज़ के साथ, उसको हमने देखना चाहिए। इसमें एट लास्ट ये कहा गया है कि ट्रेडिशनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट जो है पंजाब हरियाणा उनको नीड टू शेड बिजनेस एज यूजुअल जैसे अप्रोच बनानी चाहिए, और एम्ब्रेस करने जो नॉन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर है कि वो सिक्योर कर सके और इम्प्रूव कर सके फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एंड रूरल यूथ को। तो इसमें पूरे में पंजाब हरियाणा फार्मर्स के बारे में बात की गई है कि उनको कैसे करना चाहिए फार्मिंग, और कैसे उनको बढ़ावा देना चाहिए कि सिर्फ वीट और पैडी को ना उगा के जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है उनको भी बढ़ाना चाहिए अपने स्टेट्स में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है फ्रॉम अ डिजिटल इंडिया टू अ डिजिटल भारत, कि पीएम वानी जो प्रोजेक्ट है सीम्स टू विद इन फ्रेमवर्क ऑफ एन इवॉल्विंग डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट टू ब्रिज द ई डिवाइड, कि जो ई डिवाइड है उसको उसके ब्रिज अप करना, ये पीएम वानी जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं हमारे पीएम वो एक अच्छा प्रोजेक्ट भी है, लेकिन वो कैसा लाते हैं उसके बारे में अभी जानने की बात है। कि इसमें जो एक टर्म होता है गेम चेंजर वो सम टाइम यूज टू फिली किसी भी कन्वर्जेशन में पॉलिसीज़ में, तो उसको देखते हुए जो भी पीएम वानी प्रोसेस है जो पीडीओज में आएगा पब्लिक डाटा ऑफिस में जो आएगा, जैसे पीसीओ होते हैं वैसे पीडीओज होंगे, जो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। कहते हैं नॉर्मल पब्लिक भी वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करके अक्रॉस द कंट्री वाईफाई को यूज़ कर पाएगी, इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है कि कैसे लाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ब्रिटिश पीएम टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, कि ब्रिटिश पीएम ने क्या कहते हैं एश्योर किया है
उन्होंने एक्सेप्ट किया इनवाइट को। उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगे एज अ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ट्रेड टाइज विद इंडिया टू बी इंक्रीज्ड, कि यूके जो फॉरेन सेक्रेटरी है अभी मिले हैं हमारे, क्या कहते हैं, जो है फॉरेन मिनिस्टर, उनसे उन्होंने कहा कि वो जो इंडिया की टाइज है ब्रिटेन के साथ वो और ज़्यादा कहते हैं बढ़ सकती है। जो ट्रेड टाइज है, जो ट्रेड रिलेशंस है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात उन्होंने कही है, यूके फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने कहा, कहते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आते हैं एज अ चीफ गेस्ट तो और ज़्यादा ये ट्रेड टाइज बढ़ सकती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, नेताजी म्यूजियम प्लान्ड इन कोलकाता फॉर 125th एनिवर्सरी, कि नेताजी म्यूजियम जो है उसने क्या कहते हैं प्लान किया है कोलकाता में 125th एनिवर्सरी को। और यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है एक स्लो ऑफ सेलिब्रेशन को, एक छोटा सा सेलिब्रेशन जिससे हम उसकी एनिवर्सरी को और ज़्यादा अच्छे से मना पाएँ। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, अमेरिकन डेमोक्रेसी प्रूव टू बी रेजिलियंट सेज जो बिडेन, कि आफ्टर द इलेक्टोरल कॉलेज अफर्म्स हिज विन द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स कॉल फॉर यूनिटी, कि जब इलेक्टोरल कॉलेज ने अब उसे उनकी विन को एश्योर कर दिया, अफर्म कर दिया कि वो उनकी वो वही जीते हैं, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट कॉल्स फॉर यूनिटी, अब एक यूनिटी होगी। उन्होंने कहा कि अब अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है जो प्रूव टू बी रेजिलियंट, जो अब क्या कहते हैं रिकवर करेगी शॉक से, जो अभी इतना ज़्यादा शॉक में थी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, तो अभी फिर से जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें लाएगा, क्या लाएंगे। वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जो बिडेन, जो बने अभी जीते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, यूएस इम्पोजेस कार्ड्स और सैंक्शन और टर्की ओवर S-400 परचेज, कि वो टॉलरेट बिग डील्स विद रशिया डिफेंस सेक्टर, कि उन्होंने कहा है कि वो रशिया के डिफेंस सेक्टर से ज़्यादा बड़ी डील क्या कहते हैं टॉलरेट नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना। तो हम लोग देख लेते हैं कार्डसा होता क्या है, कार्डसा को हम लोग अलग से देख लेते हैं। कार्डसा ये इनेक्ट किया गया था 2017 में। ये एक यूएस फेडरल लॉ है जो इम्पोज करता है सैक्शन ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। ये इंक्लूड सैक्शन अगेंस्ट कंट्री जो इग्निशन ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, जैसे रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर्स। ये एक्ट एम्पावर करता है यूएस प्रेसिडेंट टू इम्पोज एटलीस्ट 5 ऑफ द 12 लिस्टेड सैक्शन जो है पर्सन पे, जो जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन में रशिया डिफेंस या इंटेलिजेंस सेक्टर्स के साथ। S-400 क्या है? ये S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो टेक डाउन एनिमीज फ्रॉम द स्काई, की सरफेस से भी, वो क्या कहते हैं सरफेस पे भी रह के मिसाइल क्या कहते हैं एयर में जो कहीं भी होगा तो उसे भी टारगेट कर सकती है। तो वाई डज इंडिया वॉन्ट, कि इंडिया को भी चाहिए कि S-400 उनके पास आए, क्योंकि S-400 एक बूस्टर शॉट होगा इंडिया एयरफोर्स के लिए, ऐसा इसलिए वो चाहते हैं। तो ये था आज का एस कैट्सा, जो कैट्सा के बारे में हमने बात किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।